चंद्रगुप्त मौर्य के पार्ट जो है वो सेकंड को देखेंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, आज जो है वो सेकंड पार्ट को हम इस सेक्शन से देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका जो है वो नहीं था, स्पेशली सी जो है राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं कि अशोक के जो है वो किन अभिलेखों में यह स्पष्ट होता है कि उसने अपने समकालीन शासकों के साथ मैत्री संबंध बनाए थे, तो 13वें शिलालेख में हो जाएगा, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि उसने अपने समकालीन विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किया था। अशोक ने 5 यवन राज्यों में अपने जो है वो धर्म प्रचारक भेजे थे। इसका मुख्य उद्देश्य सम्राट की जो है वो धर्म नीति के बारे में वहाँ के लोगों को बताना था। यवन जो है वो राज्यों में उसके प्रचारकों को कुछ सफलता मिली और अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध एवं परिणामों की चर्चा है। अशोक के रुक्मिणीदेही अभिलेख के अनुसार अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक अपने 12वें शिलालेख में सभी जय धर्मों के प्रति जो वो सहिष्णु होने की जो वो चर्चा करता है एवं जो वो सभी धर्मों के सार की वृद्धि की कामना भी की है। उसके अलावा देख सकते हैं रुक्मिणीदेही लेख लघु जो वो स्तंभ लेख में अशोक द्वारा शासन के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा का उल्लेख मिलता है। इसके बाद अशोक ने लुम्बिनी में भूमि कर को घटाकर के 1/8 कर दिया और धार्मिक जो वो कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में आपका 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है, तो 13वें शिलालेख में मिलता है, तो ए जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि अशोक के शिलालेखों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कि प्रमुख शिलालेख जो है वो 13वां अशोक के कलिंग अभियान के कारण हुई वेदनाओं से हुई उसके अनुताप को अभिलिखित करता है। फर्स्ट बिल्कुल राइट है। अगला है कि प्रमुख शिलालेख 10 जो है वो अशोक की स्पेशली लुम्बिनी की यात्रा को अभिलिखित करता है, तो ये सही नहीं है डियर। अगला देख सकते हैं कि प्रमुख शिलालेख जो है वो 12वां अशोक द्वारा संस्थापित एक नए वर्ग के अधिकारियों धम महामातों की निर्दिष्ट करता है, तो थर्ड राइट है। प्रमुख जैव शिलालेख 12वां सभी जैव संप्रदायों के प्रति सहनशीलता दिखाने को कहता है, तो आपका 4 राइट हो जाएगा। तो 1, 3, 4 जो है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अशोक के जो है वो साम्राज्य के अंतर्गत कौन जो है वो देश सम्मिलित था, तो कर्नाटक सम्मिलित था, तो स्पेशली जो है वो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं द्वितीय शिलालेख में अशोक अपनी जो है वो दक्षिणी सीमा पर स्थित चोल पांड्य और सतयु पुत और केरलपुत और ताम्रपर्णी पर जो है वो तरणपर्णी का उल्लेख करता है। ये उसके साम्राज्य के बाहर थे। इस आधार पर उसकी जो है वो दक्षिणी साम्राज्य सीमा कर्नाटक थी। विशेष तथ्य को देख सकते हैं, मगध साम्राज्य के निष्कर्ष की जो परंपरा बिंबिसार के समय प्रारंभ हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वह प्रकाशता पहुंच गई थी। उसका जो है वो विशाल साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर के दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो किनका अशोक के अभिलेखों में उल्लेख हुआ है, तो चोल सतीपुत्र चेर और पांडे हो जाएंगे, तो स्पेशली बी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं। अगला देख सकते हैं मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था, तो आपका एंटीगोन जो गुण टास हो जाएंगे, तो दैट इज बी जो है वो राइट हो जाएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ विदेशों में भी प्रचारकों को भेजा, जिसका उल्लेख अपने दूसरे और 13वें शिलालेख में करता है। जो अशोक के समकालीन राजा थे ये निम्न हैं। एंटियोक जो वो सीरिया का राजा एंटियोकस द्वितीय था। तुर्मे जो मिस्र का शासक टॉलमी फिलाडेल्फस जो वो सेकंड था। अंतिकीन मैसेडोनिया यानी मकदूनिया का एंटीगोनस माना जाता है। मगध से तात्पर्य सीरियाई नरेश मगध से है और श्रीलंका यानी सिंहल के नरेश तीस था। यहाँ देख सकते हैं अलिक जो वो सुंदर का तादात्म्य आपका सुनिश्चित नहीं है। कुछ विद्वान इसे एपिरस का अलेक्जेंडर यानी जिसका टाइम पीरियड 272 से लेकर के 255 BC तक था, तथा जो है कुछ इसे कोरिंथ का अलेक्जेंडर मानते हैं यानी 252 से
244 आपका BC हो जाएगा। देख सकते हैं अशोक का समकालीन तुर्क में कहाँ का राजा था, तो मिस्र हो जाएगा। तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था, तो मिस्र का था। तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो किस राजवंश के शासक आपका सीरिया जैसे पश्चिमी दूर के देशों के साथ राजनयिक आपका संबंध रखते थे, तो मौर्य हो जाएंगे। तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अशोक का समकालीन सिंह नरेश कौन था, तो तीर्थ था। तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली अगर हम बात करें अशोक के जो अभिलेखों में आपका अनेक विदेशी राजाओं का उल्लेख है। उन राजाओं को उनके देश के आधार पर सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीरिया जो है वो आपका एंटीओका हो जाएंगे, मिस्र जो है वो टॉलमी II हो जाएंगे, और मैसेडोनिया जो है वो एंटीगोनस हो जाएंगे, और कोरिंथ के जो है वो किन हो जाएंगे। तो डी राइट हो जाएगा। तो इस तरह से BACD राइट हो जाएंगे। तो BACD आपका डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा जो है एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वतम भाग में स्थापित किया गया था। तो धौली मुख्य जो है वो शिला राज्य देश हो जाएंगे। तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। धौली और जो है जौगढ़ दोनों ही जो है वो स्थान वर्तमान उड़ीसा प्रांत के क्रम से खुर्दा जिले में और गंजाम जिले में स्थित है। धौली की 3 छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला पर लेक खुदे हैं। यह जो है वो अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वतम भाग में स्थापित है। अशोक के अभिलेखों से हमें उसके साम्राज्य विस्तार, उसकी प्रशासनिक नीति और उसके धार्मिक नीति से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातों की सूचना मिलती है। अगला देख सकते हैं कि अशोक के शिलालेखों से हमें क्या आपका जानकारी मिलती है। तो उसके साम्राज्य के विस्तार, उसकी प्रशासनिक नीति, उसके जो है वो धार्मिक विचार। तो ये स्पेशली जो है वो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों को निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया था। तो ग्रीक अरामाइक लिपि थे। तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि मौर्य सम्राट अशोक जो है वो 273 से 232 ईस्वी पूर्व के अफगानिस्तान से प्राप्त आपका विलय कंधार के समीप सारेकुना तथा जलालाबाद के निकट काबुल नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित लगमान से अरामाइक लिपि के जो है वो लेख मिले हैं। अशोक के अभिलेख अधिकतर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और उत्तर पश्चिमी शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। यहाँ देख सकते हैं ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे। तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभी तक के 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बिखरे पड़े हैं। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के लेखों को पढ़ा, यानी उद्दचन या विकुटन था। अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज टी पेनथेलर ने 1750 ईस्वी में दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख के रूप में की थी। यहाँ देख सकते हैं सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे जो है वो पहले विकुटन यानी डिसाइफर किसने आपका किया था। तो जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे। तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे। तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि अशोक कालीन अभिलेख जो है वो किस भाषा में है। तो ब्राह्मी, अरामाइक और खरोष्टी हो जाएंगे। तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों में 3 भाषाओं प्राकृत, ग्रीक और अरामाइक का प्रयोग हुआ है। मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा पाली थी, जबकि जो वो अशोक के शासनकाल में उसकी राजभाषा प्राकृत थी एवं उसके अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में ही खुदवाए गए थे। अशोक के अभिलेख तक्षशिला से अरामाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख कंधार के पास सारेकुना और जेवो नामक स्थान से यूनानी और अरामाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय अभिलेख है।
काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित लगमान नामक स्थान से अरामाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी यानी अफगानिस्तान में उत्कीर्ण राजगीयों के लिए अशोक ने अरामाइक, ग्रीक और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था, यानी लिपियों का प्रयोग किया था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो प्राकृत है तो बीज है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली अफगानिस्तान से प्राप्त आपका अशोक के सभी अभिलेख निम्नलिखित भाषा में तो अरामाइक एवं जो ग्रीक भाषा में भी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं स्पेशली जो है वो यहाँ पे है कि अशोक के राजादेश के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो यहाँ पे स्पेशली जो है वो डी राइट है, यानी जो ग्रीक या अरामाइक लेख अन्य जो है वो लेखों में प्रयोग किए गए मूल पाठ के भाषांतर या अनुवाद है तो स्पेशली जो है वो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजगीयों के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया था, तो अरामाइक, ग्रीक और खरोष्टी का किया था तो डी जो वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि अशोक के अभिलेखों की रचना में किन लिपियों का प्रयोग किया गया, तो 4 लिपियों का प्रयोग किया गया तो डी जो वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं मौर्य शासक अशोक के अभिलेखों में 4 लिपियों ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, यूनानी और अरामाइक का प्रयोग हुआ है। अशोक के अधिकांश आपका अभिलेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। केवल 2 आपका अभिलेखों यानी शाहबाजगढ़ी एवं तथा मानसेरा पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग पाकिस्तान की लिपि खरोष्टी है जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक का स्तंभ जो है वो लेखों की संख्या 7 है, ये जो है वो केवल ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत भाषा में ही है। अनुराधापुर स्थान से प्राक जो है वो अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। अनुराधापुर श्रीलंका के खंडरों में देवनागरी दिशा यानी सम्राट अशोक द्वारा लगभग 250 ईस्वी पूर्व में बनवाया गया गुपाराम स्तूप मुख्य है। अशोक के प्राचीनतम शिलालेख यानी पत्थर जो प्राकृत भाषा में है जो अशोक की राजभाषा थी। देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, तो शाहबाज गढ़ी हो जाएगी तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे हैं तो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक एवं ग्रीक में लिखे हैं तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है तो अनुराधापुर में पता चला है, बी जो है वो राइट हो जाएगा। अनुराधापुर जो कि वर्तमान में श्रीलंका में स्थित वह स्थान है जहाँ प्राक अशोककालीन ब्राह्मी लिपि के प्रमाण मिले हैं। वहाँ खुदाई से प्राप्त लेखों में ब्राह्मी लिपि के ऐसे रूप पाए गए हैं जो मौर्य सम्राट अशोक के समय से पहले के हैं, जिससे यह जो वो निष्कर्ष निकलता है कि ब्राह्मी लिपि अशोक से पहले भी प्रचलन में थी। अगला देख सकते हैं कि मौर्य का साम्राज्य के पेशावर के निकट आपका उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे तो खरोष्टी लिपि में थे तो सी जो वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पत्थर का जो प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे, तो प्राकृत भाषा में थे तो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं मानसेरा और शाहबाजगढ़ी के अशोक के लेख किस में लिखे गए हैं, तो प्राकृत भाषा खरोष्टी लिपि में तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्नों में यहाँ देख सकते हैं गनहल्ली पुरातात्विक स्थल के बारे में आपका विचार कीजिए। पहला है कि यह भीमा नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल राइट है। गगनहल्ली जैव स्तूप के अवशेष पहली और तीसरी शताब्दी सी के बीच के हो सकते हैं तो सेकंड भी आपका राइट है डियर। और अगला है कि इस स्थल पर सम्राट अशोक की प्रतिमा मिली है, तो आपका सारे कथन बिल्कुल राइट है, याद रखिएगा डी जो है वो राइट हो जाएगा। कनगनहल्ली स्तूप कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के तट पर स्थित है। कंगनहल्ली जो स्तूप से आपका अशोक की प्रस्तुत प्रतिमा के साथ एक लेख मिला है जिस पर राज्य यानी अशोक अंकित है। यह स्तूप आपका 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। अशोक के उत्तराधिकारी हैं तो स्पेशली निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन थे, तो स्पेशली जो है वो संप्रति हो जाएंगे तो बी जो है राइट हो जाएगा।
मौर्य वंश का अंतिम जो है वो ज्ञात शासक बृहदत्त था, जिसमें इससे प्राय सभी सहमत है। विष्णु, वायु और मत्स्य ब्रह्मांड पुराणों में भी अंतिम शासक बृहदत्त ही आपका स्वीकार किया गया है। इनके अनुसार इसकी जो हत्या ब्राह्मण वंशीय पुष्यमित्र ने की थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मौर्य शासक संप्रति जैन मत का अनुयायी था। इसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र, द्वितीय राजधानी उज्जैन नगर में थी। दशरथ जो वो अशोक का पौत्र था, जिसने नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीविक संप्रदाय के साधुओं के लिए 3 गुफाएं निर्मित करवाई तथा अशोक के भांति आपका देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। यहाँ देख सकते हैं कि जैन ग्रंथों में आपका उल्लेखित संप्रति की द्वितीय राजधानी किस नगर में मानी जाती है, तो उज्जैन में मानी जाती है, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था, तो बृहदत्त थे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि अशोक के बाद आपका देवनाम प्रिय की उपाधि का प्रयोग किसने किया, तो दशरथ ने किया था, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है वो स्पेशली मैच करना है डियर, तो हम देख लेते हैं। चंद्रगुप्त जो है वो स्पेशली सेंड्रोकोटस से हो जाएंगे। आपका बिंदुसार जो है मित्रघात से हो जाएंगे। अशोक जो है प्रियदर्शी हो जाएंगे। चाणक्य जो है वो आपका विष्णुगुप्त से संबंधित हो जाएंगे। 2, 3, 1, 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो सी राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त सेंड्रोकोटस हो जाएंगे, बिंदुसार अमित्रघात हो जाएंगे, और स्पेशली जो प्रियदर्शी अशोका हो जाएंगे, विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त हो जाएंगे, यानी चाणक्य हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया। बिल्कुल फर्स्ट राइट है। कारण है कि अशोक ने धर्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी, तो यहाँ पे जो है राइट नहीं है, याद रखिएगा। आपका कथन जो है वो ए सही है और आर गलत है, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य का पतन जो है अशोक की मृत्यु के बाद आपका आरंभ हो गया। इसका मुख्य कारण योग उत्तराधिकारी का अभाव और प्रशासन का अधिकाधिक केंद्रीकरण, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानता, पदाधिकारियों द्वारा जनता पर अत्याचार आदि था। अशोक ने धर्म विजय का अनुसरण किया तथा जो है वो इसके प्रचार प्रसार के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन यह तथ्य आपका सही नहीं है। उसने जो है वो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अपनी सारी सेना को भंग कर दिया, क्योंकि अभिलेखों में इस बात की जानकारी मिलती है कि उसकी सैन्य जो है वो शक्ति पूर्व की भांति विद्यमान थी। अतः जो प्रश्न का आपका कथन सही है, लेकिन आपका कारण असत्य हो जाएगा। मौर्यकालीन संस्कृति को देखेंगे तो प्रशासन जो है वो कर्टिले के अनुसार कंठशोधन था, तो फौजदारी आपका न्यायालय था, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। मौर्य काल में आपका ग्राम न्यायालय और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य स्तरों पर 2 प्रकार के न्यायालयों का प्रावधान था तथा कंठशोधन यानी फौजदारी और धर्मस्थयी यानी दीवानी न्यायालय। कंठशोधन जो है वो न्यायालय का प्रमुख आपका न्यायाधीश प्रतिष्ठा होता था। यहाँ देख सकते हैं देवनी मोरी आपका स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये स्पेशली जो है वो गुजरात हो जाएगा। देवनी मोरी स्तूप गुजरात में स्थित है या उत्तरी गुजरात में। एक बौद्ध पुरातात्विक स्थल है जो भारत के उत्तरी गुजरात के अरावली जिले में शामली जी शहर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। इस स्थल को विभिन्न रूप से आपका 3री या 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का माना जाता है। यह साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अगला आप देख सकते हैं अंतरीय एक परिधान है, और यहाँ पे जिसे मौर्य काल में लोगों द्वारा पहना जाता था। यह आपका शरीर पर ओढ़ा जाने वाला बिना सिला हुआ कपड़ा था, तो यहाँ पे जो है वो ई राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अंतरीय जो है स्पेशली आपका मौर्य काल में पहना जाने वाला एक परंपरागत परिधान था। यह एक बिना सिला हुआ कपड़ा होता था जिसे जो शरीर के निचले हिस्से पर लपेटा जाता था, एक तरह का लुंगी जैसा। विशेष करके कमर के नीचे इसे जो धोती की तरह पहना जाता था। इस समय के लोग मुख्यतः बिना जो है वो सिले कपड़ों का उपयोग करते थे, और अंतरीय आपका जो है वो उसी परंपरा का हिस्सा था। यह परिधान पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा जो है पहना जाता था। इसे आमतौर पर एक कमरबंद या रस्सी से कमर पर बांधा जाता था। यहाँ अगला देख सकते हैं स्तूपों के जो है वो अलंकरण में आपका जो है किंजलिनी शब्द क्या संदर्भित करता है, तो आपका सहस्त्र पुष्प
कमल पुष्पों की माला हो जाएंगे तो डेट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। बौद्ध जो है वो जगत में स्तूपों की ब्राह्मण की जो है वो धुरी के रूप में भी देखा जाता है। इसके अतिरिक्त यह जो है वो बुद्ध के महापरिनिर्वाण का भी प्रतीक है। स्तूपों के अलंकरण में किंजलिनी का तात्पर्य 1000 कमल पुष्पों की माला है। महान स्तूपों का निर्माण मूल रूप से 3री शताब्दी में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा किया गया। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो वो कौन सा सारनाथ स्थित सिंह शीर्ष के सही घटक है। तो यहाँ देख सकते हैं सैफ्ट यानी स्तंभ, यष्टि या लंबा शुंडाकार स्तंभ पहला राइट है। दीर्घवृत्ताकार जो है वो शीर्ष भाग शीर्ष फलक जो किसी भी प्रकार के उत्कीर्ण से रहित है तो सही नहीं है। शीर्ष फलक यानी अबाकस के जो है नीचे फैली हुई उल्टी पंखुड़ियाँ, तो आपका पहला जो है वो तीसरा राइट है। यहाँ देख सकते हैं कि बी जो है वो कथन बिल्कुल राइट है, याद रखिएगा। सारनाथ स्थित सी जो है वो शीर्ष सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण प्रतीकों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसके निम्न आपका घटक है सैफ्ट यानी स्तंभ, यष्टि या जो है वो लंबा शुंडाकार स्तंभ, अंडाकार शीर्ष आपका भाग नक्काशी आपका युक्त है जिसमें 4 जो है वो शेर पीठ के बल खड़े हैं। साथ ही अशोक चक्र और बैल, हाथी, घोड़ा जैसे जानवर उत्कीर्ण हैं। उसके अलावा जो है वो शीर्ष फलक यानी अबेकस के नीचे स्थित उल्टे कमल की पंखुड़ी। अगला देख सकते हैं अशोक के स्तंभ पर कौन सी जो लिपि लिखी गई, तो ब्राह्मी लिपि लिखी गई, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। अशोक के समस्त जो है वो शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि लिखी गई। इसके अतिरिक्त जो है वो सहबाजगढ़ी एवं मानसेरा से प्राप्त अभिलेख, खरोष्टी लिपि में तक्षशिला एवं जो है लगमान काबुल से प्राप्त अभिलेख, अरामाइक लिपि में तथा शरेकुना से प्राप्त अभिलेख में अरामाइक तथा जो है वो ग्रीक लिपि का जो है वो प्रयोग हुआ है। यहाँ देख सकते हैं महामात जो है वो कार्य स्पेशली देख सकते हैं। यहाँ पे मैच करना अंत महामात जो है वो स्पेशली सीमांत क्षेत्र के प्रभारी होते थे, वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इथिच झक महामात जो है वो महिला कल्याण से थे। धम महामात जो है वो आपका धम का प्रचार करते थे। नगल वियो हलक आपका महामात जो है वो नगर प्रशासन से संबंधित है, तो आपका 4 1 2 3 राइट हो जाएगा। 4 1 2 3 जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो सीमांत क्षेत्रों के प्रभारी यानी अंत महामात है। महिला कल्याण जो है वो इथिच झक महामात है। धम प्रचार का जो है धम महामात हो जाएंगे। नगर प्रशासन से संबंध नगल जो है वो बियो हलक महामात हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है वो प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार मार्क दिए गए हैं चारों कथन में से। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य अत्यंत विशाल था, अतः प्रशासनिक सुविधा के लिए पूरे आपका साम्राज्य को 6 प्रांतों में विभक्त किया गया था। प्रत्येक प्रांत अनेक मंडलों में विभक्त होता था। प्रत्येक मंडल पुनः आपका विभिन्न जनपदों में विभक्त होता था, जिसका प्रधान अधिकारी आपका समाहर्ता होता था। प्रत्येक जनपद प्रशासन की सुविधा के लिए पुनः अनेक जो है वो नगरों में विभक्त होता था। जनपद की सबसे जो है छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम आपका होती थी। 100 जो है वो ग्रामों के समूहों को संग्रहण और जो है वो 200 ग्रामों के समूह को खावटिक और 400 ग्रामों के समूहों को द्रोणमुख एवं 800 ग्रामों के समूहों को स्थानीय कहते हैं। अतः प्रशासनिक संरचना का आरोही क्रम जो है निम्नवत होगा। संग्रहण, खावटिक और द्रोणमुख और स्थानीय, तो स्थानीय आपका बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित राजनीतिक केंद्रों में से किसका उल्लेख मिलता है। सुवर्णगिरी का होता है, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अशोक के जो है वो शिलालेखों से राजनीतिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के समय साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित किया गया था। उत्तरापथ जो है तक्षशिला से संबंधित है। अवंती जो है वो उज्जैनी से संबंधित, कलिंग जो है तोशली से, दक्षिणापंथ स्वर्णगिरी से, प्राची पाटलिपुत्रा अशोककालीन प्रांत थे। स्वर्णगिरी दक्षिणापंथ की राजधानी थी। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मोतियों की किस्मों की जो है वो कहाँ से उपलब्धता का वर्णन किया, तो पांड्य राज्य की ताम्रपर्णी
नदी से किया तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। पांडे जिसे जो है वो विष्णुगुप्त अथवा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य ने राजनीति पर तमिल अर्थ जो है वो शास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इस ग्रंथ में उसने जो है वो संगमकालीन राज्य पांड्य का वर्णन किया है और बताया कि इस जो है वो राज्य में बहने वाली ताम्रपर्णी नदी में विविध प्रकार के मोती पाए जाते हैं। ताम्रपर्णी नदी पश्चिमी घाट की पोथी गई पहाड़ियों से निकल कर के आपका तमिलनाडु में बहते हुए मन्नार की खाड़ी में गिरती है। अगला देख सकते हैं चाणक्य का अन्य नाम था, तो चाणक्य का विष्णुगुप्त था, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के जो जीवन निर्माण में आपका कौटिल्य का सर्वप्रथम हाथ रहा है। वह जो वो इतिहास में विष्णुगुप्त एवं जो वो चाणक्य के नामों से भी जाना जाता है। वह जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन था। कौटिल्य राजनीतिक शास्त्र का प्रकांड पंडित था और उसने राज्य शासन के आपका ऊपर अर्थशास्त्र नामक जो प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। यह हिंदू राज्य शासन के ऊपर प्राचीनतम आपका जो वो उपलब्ध रचना है। यह जो पुस्तक शासन काल के सिद्धांत के विषय पर आधारित है। कौटिल्य के पुराणों में जो वो द्रुज शर्व यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है तथा कौटिल्य तक्षशिला यानी विश्वविद्यालय के शिक्षा केंद्र के प्रमुख आचार्य थे। उन्हें वनाश्रम आपका धर्म का महान पोषक तथा जो वो भारत का मैकावेली भी कहा जाता है। अर्थात जो वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना मैकावेली के आपका ग्रंथ प्रिंस से की जाती है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो वो पुस्तक में उल्लेखित अर्थशास्त्र के लेखक के नामों में कौटिल्य के अतिरिक्त अन्य जो वो नाम क्या है, चाणक्य और विष्णुगुप्त दोनों हो जाएंगे, तो आपका सी और डी जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कौटिल्य प्रधानमंत्री थे तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे, तो सी जो वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली कौटिल्य की जो वो पुस्तक आपका अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी, तो शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पे थी, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे कौटिल्य के जो है वो अर्थशास्त्र में किस पहलू पर आपका प्रकाश डाला गया, तो राजनीतिक नीतियों पे बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से जो है वो आपका किसकी तुलना मैकावेली के प्रिंस से की जाती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कौटिल्य का जो है वो अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है, तो 15 हो जाएंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण इस जो है वो ग्रंथ में इसके श्लोकों की संख्या 4000 बताई गई है। अर्थशास्त्र में राजा के कर्तव्यों का निर्दिष्ट करता है। यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है तथा जो राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है। अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन का विस्तार जो वो विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र में ही प्रत्येक विभाग को तिथि कहा जाता है। अर्थशास्त्र में विभागीय अध्यक्षों तथा जो उनके कार्यों की एक लंबी सूची मिलती है। खानों के अध्यक्ष को जो है वो आकाराध्यक्ष राज्य की ओर से जो सिक्के ढलवाने वाली अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता है। लक्षणा जो वो अध्यक्ष कहते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रत्येक विभाग को जो है वो तीर्थ पदाधिकारी कहा जाता है। इसी पुस्तक में 18 तीर्थों के प्रधान पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र व्यापारिक मार्ग विषय पर मौन है, अर्थात बहुत न्यूनतम जानकारी मिलती है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। यह जो राज्य के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, वह जो यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। अगला देख सकते हैं यह जो वो राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है। यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है, तो आपका जो वो डी जो वो राइट नहीं है। अगला हम देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य की ओर से सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी की संज्ञा थी, तो लक्षणाध्यक्ष थे, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को कहा गया है आकाराध्यक्ष, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ पदाधिकारी का उल्लेख है, 18 हो जाएंगे, सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है, तो व्यापार मार्ग पे मिलती है, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा।
अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है कि अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम आपका वर्णित सप्तांक की धारणा में क्या सम्मिलित है। राजा है, राज्य क्षेत्र, प्रशासन एवं राजकोष है, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण आपका दिया गया है। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण में राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अंतर्गत स्वामी यानी राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र आते हैं। अमात्य या मंत्री के अंतर्गत राजा के जो राज्य के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी कर्मचारी के स्वरूप और कार्यों का वर्णन किया गया है। जनपद के अंतर्गत जनता और भूमि आती है और कौटिल्य ने सप्तांगों की तुलना शरीर के 7 अंगों से की है। राजा या स्वामी सिर या शीर्ष हो जाएगा, अमात्य या मंत्री आँख हो जाएंगे, जनपद जो है पैर हो जाएगा, दुर्ग जो है वो भुजाओं हो जाएंगी, बल और सेना जो है वो मस्तिष्क हो जाएंगे, कोष जो है वो मुख हो जाएगा, मित्र जो है कान हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है, तो मित्र हो जाएंगे, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक जो कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत का अंग नहीं है, तो धम नहीं है, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अमात्य, दुर्ग और जनपद हो जाएंगे, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित आपका न्यायालय अस्तित्व में थे, तो आपका जो है वो धर्मस्थयी थे और कंठ शोधन थे, तो 2 और 4 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो डी जो है वो राइट हो जाएगा। मौर्यकालीन जो है वो न्याय व्यवस्था में 2 प्रकार के न्यायालयों का विवरण प्राप्त होता है। दीवानी न्यायालयों को धर्मस्थयी तथा जो फौजदारी न्यायालयों को कंठ शोधन कहा जाता था। धर्मस्थयी जो है वो न्यायालय के प्रमुख को व्यवहारिक तथा कंठ शोधन न्यायालय के प्रमुखों को प्रतिष्ठा कहा जाता था। कौटिल्य के अनुसार जो है वो सम्राट सर्वशक्तिशाली होने के लिए एक शक्तिशाली जो है वो सेना रखनी चाहिए और अपनी सहायता के मंत्री रखना चाहिए तथा जासूसी के लिए जासूस यानी गुप्तचर रखना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है, तो न्याय से है, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली कौटिल्य के अनुसार जो है वो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो स्पेशली जो है वो राजा को अपनी सहायता के लिए मंत्री नहीं रखनी आपका चाहिए, तो सी जो है वो असत्य हो जाएगा, बाकी अन्य सत्य हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं कि मौर्यकाल चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था जिसके सदस्यों की संख्या 33 थी, बी राइट हो जाएगा। मौर्य युग में आपका प्रमुख नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। नगर प्रशासन के लिए एक सभा होती थी जिसका प्रमुख नागरिक या आपका पूर्व मुख्य कहा जाता था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा के नगर परिषद की जांच जो है वो नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। पहली समिति विभिन्न प्रकार की औद्योगिक कक्षाओं का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति विदेशी यात्रियों के भोजन, निवास एवं चिकित्सीय जो है वो आदि का प्रबंध करती थी। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। चौथी समिति नगर के व्यापार वाणिज्य की देखरेख करती थी। 5वीं उद्योग समिति थी जो निर्मित आपका वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। 6ठी समिति कर समिति थी जो क्रय विक्रय वाली वस्तुओं पर कर वसूलती थी। मेगास्थनीज ने जिले के मार्ग निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा मतलब कहता है, ठीक है ना। 134 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं यहाँ पे। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो श्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, तो मेगास्थनीज का इंडिका हो जाएगा, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मौर्य काल में एग्रोनोमाई जो है वो अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, मार्ग निर्माण में हो जाएगा, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं अधिकारी और धारित जो है वो पद देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ देख सकते हैं कि समाहर्ती जो है वो राजस्व का प्रधान संग्राहक था। जमींदात्री जो है वो कोषपाल होते थे और संस्था अध्यक्ष जो है वो स्पेशली बात करें तो बाजार अधीक्षक थे और अंतर्वंशिका जो वो महल के रक्षकों की प्रमुख थी, तो 1 हो जाएंगे। 2, 3, 4, 1 राइट हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 जो है वो बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अधिकारी धारित जो पद राजस्व का प्रधान संग्राहक यानी समाहर्ता
था। समीन धातुरी जो है सन्नी धाता जिसको कहते कोषपालिया कोषाध्यक्ष थे। संस्थाध्यक्ष जो है वो बाजार अधीक्षक थे। अंतर्वंशिका जो है वो महल के रक्षकों की प्रमुख थे। नागरक जो है वो नगर मजिस्ट्रेट थे। अक्षय पाटलिक जो है वो केंद्रीय लेखा